हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। भाई हमने पढ़ लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यानी कि नेशनल इनकम। तो भाई जिसने भी अभी तक नहीं किया है प्रिपेयर, क्योंकि वो आपके यूनिट टेस्ट में फर्स्ट टर्म में या हाफ ईयरली में होगा ही होगा, तो आपको इस वीडियो के बाद वो सारे लेक्चर्स धीरे धीरे देखने हैं। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सारे इनकम के मेथड्स, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के जितने भी मेथड्स हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड और भी बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें, जीडीपी डेफलेटर, ये सब हमने उसमें कवर कर दिया है। अब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं, ज़रा धक्का मारें तो हम पहुंचेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो आज हम पहला यूनिट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टार्ट करेंगे। उसके पहले ज़रा सा क्विक हम बता दें कि आपसे हमारी मुलाकात जो है वो कैसे पॉसिबल है। भाई जल्दी से जाना है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करना है इजीली ऐप, डालिए अपना फोन नंबर, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले न्यू यूजर हैं, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप मल्टीपल कोर्सेज हमारे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए एंड देन यू विल गेट अ पेज जहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, अपना प्लेस, लोकेशन रखेंगे ऑन। ठीक है, अगर लोकेशन ट्रैक नहीं हुआ तो टाइप कर दीजिएगा जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस सिटी में, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां का पता अपना डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए एंड वेरीफाई इट फॉर OTP। OTP आएगा एंड देन यू हैव टू अगेन वेरीफाई दैट OTP जो भी आपके पास आया है वो डाल दीजिए और आप पहुंच जाएंगे हमारे कंटेंट पेज पे। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि IIT हो गया, JEE हो गया, नीट हो गया, ठीक है, SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11-12 की तैयारी करनी है, CUET की तैयारी करनी है, या फिर हमारे साथ अगर आपने 11-12 की तैयारी करनी है, CBSE की तैयारी करनी है, तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। आप हमसे मिल रहे हैं शिखर 2.0 बैच में, जो कि क्लास 12 के लिए हमने डिजाइन किया है, जिसमें हम मैक्रो और IED पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कॉमर्स जो है सिलेक्ट कर लेना है एंड देन कमिंग टू क्लास 12 का पेज। फिर आप हमारे साथ यहाँ पे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको और मैथ्स हमारे साथ आप आराम से अपना पूरे साल का सिलेबस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड ये अमाउंट आपको पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके साथ लाइव बिल्कुल यूट्यूब पे जुड़ते हैं, ऐप के माध्यम से भी जुड़ते हैं। आपको कोड डालना है फ्री इजीली, ये कूपन कोड आपको यूज करना है फ्री इजीली एंड दिस कोर्स विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो भाई आगे आज की बात करें तो ये है हमारा क्लास 1। भाई क्या कर रहे हैं, ये आज की हमारी क्लास 1 है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, राइट, और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हम ध्यान देंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसी थी, राइट। चलिए जी, तो जैसे ही आप अपनी NCERT बुक खोलते हैं, उसमें एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, वहीं से हम अपनी शुरुआत करेंगे आज कि भाई इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, भाई बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, इंपॉर्टेंट, if we lose India, the sun of our empire will have set. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कौन बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, हु इज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894। वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी खो सकते हैं लेकिन हम अपने सर का ताज यानी इंडिया को नहीं खो सकते। इंडिया को खो दिया तो इट विल बी अ डाउनफॉल फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है,
तो यानी इतना इम्पॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया, क्योंकि हम उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, उनके फिनिश गुड्स के लिए हम बड़े से मार्केट थे वहाँ पे उनको, हमारे यहाँ पे उनको लेबर बहुत अच्छी मिल रही थी, चीप लेबर मिल रही थी, हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो हैंडीक्राफ्टमैन थे वो बहुत अच्छे थे, और यहाँ पे उनको, जैसे हमने इंडिया को सोने की चिड़िया बोला है, तो वो धीरे धीरे हमारे पूरे एसेट्स जो है अपने नेशन में ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे। चलिए जी, तो ये बात हुई। अब बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया आखिर आए क्यों, क्या उनका मोटिव था। तो सबको पता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे 1600 में। कब आए भाई? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, एक ट्रेड ट्रीटी बनाकर वो इंडिया आए थे। उनका सोल पर्पस क्या था इंडिया आने का? उनका सोल पर्पस था कि हम इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दें। इंडिया को क्या करें? हम रॉ मटेरियल सप्लायर बना दें ग्रेट ब्रिटेन के, जो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके लिए। टू रिड्यूस द कंट्री इनटू अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। तो वो वहां पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, वहां उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो भाई इंडिया चलते, इंडिया को हम ट्रेड करने का झांसा देंगे, उनको बोलेंगे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आप हमारे साथ ट्रेड करिए, और ट्रेड का के नाम का झांसा देकर वो हमें अपनी कॉलोनी बना लेंगे, हमें अपना गुलाम बना लेंगे, और हमारी इकोनॉमी को डाउनफॉल उनके वजह से आएगा। तो ये है ब्रिटिशर्स की सोच फॉर कमिंग टू इंडिया। चल, इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स कैसा था? कि भाई ब्रिटिशर्स के पहले अगर हम इंडिया की बात करें, क्या कुछ था? तो भाई इंडिया ब्रिटिशर्स के पहले अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए वेल नोन था, ठीक है। कॉटन, सिल्क, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब का काम यहाँ पे बहुत अच्छा होता था। प्रीशियस स्टोन्स पे मीनाकारी होना, स्टोन्स यूज करके सुंदर सजाने की चीजें बनाना, सिल्क के क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से तैयार होते थे, ठीक है। तो ये जो कॉटन, सिल्क, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट था, यानी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता था इंडिया से। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट, यानी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो बहुत ही फ्लरिशिंग, प्रॉफिटेबल, रेप्यूटेटेड था, ठीक है। फाइन क्वालिटी मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो इंपोर्ट से जो भी, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख दिया है, यहाँ पे होगा इंपोर्ट। हम क्या करते थे? इसे इंपोर्ट करते थे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो सारे जो भी हमारे कॉटन थे, हमारा जूट था, हमारा सिल्क था, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारे प्रीशियस मेटल से बने सजावटी सामान, वो बहुत वर्ल्ड फेमस थे, प्रेस्टिजियस थे, लोग उन्हें मंगवाया करते थे। तो ये काम था। प्लस ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स के पहले हम एक एग्रीकल्चरल नेशन थे, ठीक है। अभी भी ब्रिटिशर्स के बाद भी हम एक एग्रीगेरियन सोसाइटी थे, लेकिन तब हम अपने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट थे। तो जो भी हमारी पॉपुलेशन है उतना हमारे पास सबको खिलाने के लिए खाना होता था। आई बात समझ में? भाई ये सब देखने के लिए ना बॉलीवुड के पिक्चर्स वगैरह भी आप जो पुरानी पुरानी ना थोड़ा देखोगे तो और भी अच्छे से ये चीजें समझ आती है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, तो अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में जूट और कॉटन इंडस्ट्रीज जो है बहुत फ्लरिशिंग थे। मैं थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री की बात है। आज के ज़माने में इतनी अच्छी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है। मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मसलिन आज भी फेमस है, एक बहुत ही फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन का कपड़ा कॉटन होता है, ठीक है। जहाँ पे ये बंगाल में और बांग्लादेश में पर्टिकुलरली, तब बंगाल बांग्लादेश जो है वो एक साथ था, जिसको हम ईस्ट बंगाल जो है कहा करते थे। तो वो अराउंड ढाका का जो रीजन है, अभी बांग्लादेश का कैपिटल है हमारा ढाका, तो बांग्लादेश और मतलब हमारा ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया था, पूरा बंगाल था। फिर जब पाकिस्तान के साथ जो लड़ाइयाँ हुई उसके बाद हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। तो मसलिन जो है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, एक फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है, बिल्कुल एग्जिक्विसिट जो हम बोल सकते हैं क्वालिटी है इसकी।
इसकी फाइनेस्ट वैरायटी है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आम भाषा में इसको मलमल का कपड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो मलमल का कपड़ा या फिर, और जो ब्रिटिशर्स थे इसको मलमल शाही के नाम से या फिर मलमल खास, शाही या खास बोलने का मतलब इसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। राजा महाराजा के कपड़े या फिर जो बड़े ट्रेडर्स होते थे, पैसे वाले होते थे, उनके कपड़े, रॉयल्टी का ये साइन था कि भाई अगर आपने मलमल पहना है यानी यू आर वेल ऑफ, ठीक है। तो ये है मलमल शाही, मलमल खास। तो मलमल के कपड़ा जो मसलिन का क्लॉथ है वो बहुत फेमस था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। यहाँ से कई बार जो होता है ना 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है बनते हैं ऑन दिस टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या पॉलिसी उन्होंने इंडिया के लिए सोची बनाई, चलो देखते हैं इसको। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विथ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। भाई अपनी कंट्री की ज्यादा सोच रहे थे, इंडिया की नहीं सोच रहे थे, ठीक है, कि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें, डेवलप करें, ग्रो करें, इंडियन इकोनॉमी बढ़ में जाए, ठीक। तो ये बार कई बार हम बोलते हैं ना उन्होंने हमें रेलवेज दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, ये सब बहुत मैं कह सकती हूँ एक आधा अधूरा सच है, ठीक है। Such policies brought about fundamental change in the structure of Indian economy. कंट्री को हमने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया, ठीक है, फिनिश गुड्स बना रहे थे, लेकिन अब क्या बन गए हम, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन गए और कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स बन गए फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो भी फिनिश गुड्स भेज रही है उसके कंज्यूमर इंडिया बन गए और इंडिया उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। तो ये जो उनका एक षड्यंत्र था कि इंडिया को रिड्यूस कर देना एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंट्री, नॉट डन, ठीक है। चलिए, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट, कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया था कि हम इंडिया का नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करें। लेकिन उस वक्त के कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये ट्राई किया, जैसे कि कुछ नोटेबल एस्टिमेटर्स दादा भाई नारोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया था, विलियम डिग्बाई, फिंडले शिराज, वी राव, आर.सी. देसाई, इन लोगों ने काम किया और कोशिश की कि जाने कि इंडिया में कैसा ग्रोथ है, कितना जीडीपी है, कितना पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। और राव के फिगर को हम बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मानते हैं कि वो बहुत नियरली बहुत करेक्ट फिगर था, ठीक है। तो उस वक्त की जो जीडीपी ग्रोथ थी, जब ब्रिटिशर्स के टाइम की जो जीडीपी ग्रोथ थी, वो हम मानते हैं कि लेस देन 2% था। मतलब जो हर साल जीडीपी 2% से भी कम बढ़ रहा था, 2% से भी कम, बहुत ही एक क्या बोलूं, चिंता वाली सिचुएशन बोल सकते हैं कि भाई कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा। इतना तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ाना ही पड़ेगा। और पर कैपिटा इनकम जो था वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% यानी 0.5% से हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा था। यानी कि जीडीपी का ग्रोथ लेस देन 2% और पर कैपिटा का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 0.5%। यहां से भी आपके 1 मार्क क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भाई कौन था जिसने बहुत अच्छा एस्टिमेट दिया था, वी राव, दादा भाई नारोजी, विलियम फिंडले, आर.सी. देसाई, इन्होंने ट्राई किया था। और जीडीपी का ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2% और पर कैपिटा 0.5% का ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा था, ठीक है। तो बहुत ही ये कोई जो फिगर्स हैं ये शो करते हैं कि इंडिया वाज नॉट ग्रोइंग, इवन डिटोरिएटिंग। ये भी नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट पेस पे था, नहीं, इवन डिटोरिएटिंग। चलिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो जानने की है कि बात है कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन, आपको पता है इंडिया का बैकबोन बोला जाता था एग्रीकल्चर। आज के केस में क्या हो गया, सर्विस सेक्टर को हम ज्यादा महत्व देते हैं, सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सर्विस सेक्टर से इनकम ज्यादा आती है। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में 85% पॉपुलेशन जो था वो क्या था,
भाई एग्रीकल्चर से अपनी इनकम ले रहा था, अपनी जिंदगी का गुजर बसर जो है, जो अपनी इनकम है, लाइवलीहुड है, वो कहाँ से आ रहा था? एग्रीकल्चरल सेक्टर से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से? एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन यानी कि स्लो ग्रोथ, ठीक है, स्टैग्नेशन और डिटोरिएशन हो रहा था, मतलब आपका एग्रीकल्चर सुधर नहीं रहा था, उल्टा बिगड़ रहा था। उसके रीजन क्या भाई? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो हुए जा रही थी, क्रॉप्स कम उग रहे थे, ड्यू टू ड्रॉट आ रहा था, ड्रॉट फेमाइन के वजह से एग्रीकल्चर को हमने कमर्शियलाइज कर दिया, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ ले गए। क्या किया हमने? ब्रिटिशर्स के कहने पे फूड क्रॉप्स नहीं उगाकर क्या उगा रहे थे? कैश क्रॉप्स। हमने क्या किया? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखें तो यहाँ पे क्या था? एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब देखो, इतना एरिया कल्टीवेट कर रहे हो और फिर एरिया ऑफ कल्टीवेशन अगर बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा? आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी, लेकिन ग्रोथ इसको नहीं बोलते। एब्सोल्यूट टर्म्स में आप फूड क्रॉप ज्यादा, फूड क्रॉप कैश क्रॉप ज्यादा उगा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन रियल टर्म्स में अगर देखा जाए, एब्सोल्यूट यानी नंबर के टर्म्स में, रियल टर्म्स में देखा जाए तो जीडीपी एग्रीकल्चर से नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। तो स्टैग्नेशन का रीजन क्या है? ये जो स्टैग का मतलब होता है एक जगह अटक जाना। स्टैग्नेशन का क्या मतलब है? एक जगह अटक जाना, रुक जाना। इसीलिए स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्लो ग्रोथ, नो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ को हम स्टैग्नेशन बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में ऐसा क्यों हुआ कि हमें स्टैग्नेशन और डिटोरिएशन मिला? सबसे पहली चीज कि भाई यहाँ पे हमने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जमींदारी, रायतवारी, ऐसे सिस्टम्स कि भाई हम जमीन से रेंट, टैक्स, लगान कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन देन बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल में ना बहुत ज़्यादा हमने ये जमींदारी सिस्टम जो है इसके बारे में पढ़ा है, और इसको हटाने के लिए, जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए ऑपरेशन बारगा लॉन्च हुआ था इन वेस्ट बंगाल। तो आप ये इंफॉर्मेशन कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं। द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। तो भाई जो फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल टिलर है, कल्टीवेटर कौन है? जो एक्चुअल टिलर है लैंड का, उसके पास प्रॉफिट नहीं जा रहा। किसके पास जा रहा है? जमींदार के पास। और जमींदार के पास से ब्रिटिशर्स को चला जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने इनको बना दिया था, जमींदार को क्या बना दिया था? जमींदार को मिडिलमैन बना दिया। क्या बना दिया? मिडिलमैन, कि भाई तुम टैक्स, रेंट, लगान कलेक्ट करो, हमें दो, उसका परसेंटेज हम तुमको देंगे ही, नहीं तो ये लैंड के ऊपर जो तुम्हारी राइट है वो भी तुमसे छीन लेंगे। इसीलिए वो कंपेल करते थे, फोर्स करते थे फार्मर्स को टू पे रेंट, टू पे टैक्सेस और टू पे लगान ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। उनका इंटरेस्ट, जमींदार का इंटरेस्ट था कि भैया रेंट कलेक्ट करो, बात खत्म। ना तो वो फार्मर्स की तकलीफें समझते थे, ना उस लैंड में कोई डेवलपमेंट करते थे, ना उनके लिए कोई इरिगेशन सिस्टम अच्छा बनाते थे, ना उनको सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स की सुविधा जो थी वो देते थे। सिर्फ और सिर्फ उनका मेन एम क्या था कि भाई हमको रेंट मिल जाए किसी तरह, क्योंकि अगर रेंट नहीं मिला तो क्या होगा? उनसे वो हक जो है उनका ऑफ बीइंग अ जमींदार वो छीन लिया जाएगा। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था भाई? टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, और फर्टिलाइजर्स का यूज भी नेग्लिजिबल था, जिसके कारण फार्मिंग या एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन जो है वो अच्छा नहीं था। तो ये बात हुई हमारी एग्रीकल्चर की, कि दशा बताई हमने एग्रीकल्चर में कि मेन जो दिक्कतें आ रही थी कि वो
लैंड सिस्टम से, क्योंकि जमींदारी का सिस्टम था, लैंड रिफॉर्म बिल्कुल कुछ नहीं था, लोगों के जो लैंड थे वो जमींदार जो है वो हैंडल क्या करते थे, उनसे रेंट लेते, भाई लैंड मेरा, मैं फार्मर हूँ, मैं पूरे साल मेहनत करके इस लैंड पे फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स उगाऊंगा, लेकिन मुझे इसका लगान या टैक्स या रेंट देना पड़ेगा जमींदार को। वो जाएगा फिर ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स हमारे देश के भी नहीं हैं, वो किसी और देश से हैं और आकर हम पर तानाशाही कर रहे हैं, हम पर अपना राज चला रहे हैं, अपना कॉलोनी हमें बना लिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे पावरफुल अपने आप को समझ रहे थे, समझ ही रहे थे तो नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, भाई नहीं बना पाए, क्योंकि साउंड इंडस्ट्रियल बेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, हैवी और बेसिक कैपिटल गुड इंडस्ट्री में। वो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी, उन्होंने कभी भी हेवी बेसिक इंडस्ट्री डेवलप करने का नहीं सोचा, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो भी डिक्लाइन हो गई, क्योंकि उसको भी, क्योंकि वहां पे अब क्या हुआ, चीप जो कपड़े थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके ब्रिटिशर्स अपने देश में कपड़े बनाते थे, वो हमें थोड़े सस्ते रेट में दे देते थे, इसीलिए हम उनके फिनिश प्रोडक्ट्स यूज करने लगे। तो हमारी खुद की जो धरोहर है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो भी डिक्लाइन हो गई। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द colonial government behind this policy of systematically deindustrialization has twofold। दो रीजन बड़े थे जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। पहला रीजन था कि उनको एक मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना है, ठीक है, कि भाई रॉ मटेरियल दो, फिनिश गुड्स तुम हमसे लोगे। कि क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया इंडिया के ब्रिटिशर्स ने, ताकि इंडिया को एक तुच्छ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना के छोड़ दे, ठीक है। एक छोटा मोटा रॉ मटेरियल, भाई तुम रॉ मटेरियल सप्लाई करो, हम फिनिश गुड सप्लाई करेंगे, प्लस अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड लगा के टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट। और अपना आउटपुट जो बनेगा, जो उनका फिनिश गुड्स बन रहा है, उसका मार्केट होगी इंडिया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा ही रही है। तो अगर कोई फिनिश गुड थोड़ा सा भी चीप और क्वालिटी में अच्छा आ गया तो इंडिया की पब्लिक जो है उसे लेगी। इसीलिए वो चाहते थे कि इंडिया उनका मार्केट बने फॉर फिनिश प्रोडक्ट, और वो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लायर जो है, इंडिया उनका रॉ मटेरियल सप्लायर बन जाए। इसीलिए यही दो रीजंस के वजह से, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स, ठीक है। ये भी बहुत है कि भाई इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्यों ब्रिटिशर्स ने नहीं सोचा। दो रीजन, इंडिया को हमें एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना है, दूसरा रीजन कि भाई ऑलरेडी जो है इंडिया इज अ बिग पॉपुलेटेड कंट्री, जहां से वो अपने फिनिश गुड्स जो है वो बेच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिक्लाइन हुई उसके वजह से क्या हुआ। भाई डिक्लाइन क्यों हुई, पहला क्वेश्चन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं मिली, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया इंडिया को, इसीलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं चल पाई, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई कॉटन, जूट और सिल्क के बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आपके गुजरात बेल्ट पे और बंगाल के बेल्ट में थी, ठीक है, जो बंद हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने हमसे रॉ मटेरियल लेके बस हमसे थोड़े से कम दामों में फिनिश गुड्स बनाया, तो इंडिया क्या बन गया, इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लोगे तो इंडिया में अगर हैंडीक्राफ्ट बन भी रहा है, अगर खादी के कपड़े, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, जूट बन भी रहा है, तो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उनको उनका ऑल्टरनेटिव, उसका सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। कहाँ से सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये बात हो गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या क्या चीजें थी जो इंपॉर्टेंट घटी इंडस्ट्रीज में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके MCQ 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो रही थी लेकिन बहुत स्लोली।
कॉटन एंड जूट की टेक्सटाइल मिल्स जो है वो सेट हो रही थी। कॉटन टेक्सटाइल मीन्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जैसे मैंने बोला कि गुजरात, अहमदाबाद, वो जो उस तरह की साइड है ना, सूरत, वहां पे कॉटन का काम महाराष्ट्र में, गुजरात में ज्यादा हो रहा था। तो ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन, और जूट जो था वो बंगाल में। उस वक्त का बंगाल आपका बांग्लादेश को भी इंक्लूड करके है। तो अभी बांग्लादेश और बंगाल में जूट वर्क बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई थी 20th सेंचुरी में। टाटा, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कब आई है? 1907 में। भाई डेट बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। 1907 इज द डेट व्हेन Tata Iron and Steel Company was incorporated. A few other industries in field of sugar, cement, paper came after the Second World War. यानी Second World War खत्म होने के बाद कुछ और इंडस्ट्रीज बनी शुगर, सीमेंट, पेपर की। और फर्स्ट हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री अगर हम देखें, विच इज टाटा आयरन एंड स्टील, जमशेदजी टाटा द्वारा, वो बनी है 1907 में। ठीक है, उस जमाने में सिर्फ हमारे पास दो ही आयरन एंड स्टील कंपनी थी, एक जमशेदपुर में और एक कोलकाता में। नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। कोलकाता और जमशेदपुर में दो आयरन एंड स्टील। पहले हमने टिस्को बनाई जो कि जमशेदपुर। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि वो इंडस्ट्री जिसमें मशीन बनती है, जिसके कारण दूसरी और इंडस्ट्रीज चलती है। ठीक है, दूसरी और इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री या हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री में बनता है। Which can produce machine tools wherein turn used for producing articles for करंट कंजम्पशन। ठीक है, ऐसी जो क्या बनाएगी? मशीन टूल्स बनाएगी जो दूसरी इंडस्ट्रीज में, दूसरी फैक्ट्रीज में काम आता है, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड। कैपिटल गुड मतलब इन्वेस्टमेंट वाला हेवी मशीन वाले गुड्स, जो बड़ी बड़ी चीजें, हेवी चीजें बनाते हैं, उनको हम कैपिटल गुड इंडस्ट्री बोलते हैं। The growth rate of new industrial sector and its contribution to GDP या फिर GVA, एक ही बात है, हमने नेशनल इनकम में सीखा है। GDP बोलो या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलो, एक ही बात है, रिमेन्ड वेरी स्मॉल। तो जो इंडस्ट्रीज से जो हम पैसा कमा रहे थे वो बहुत छोटा, एक छोटा सा पोर्शन था। द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो की बात हो रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था, यानी कम था, बहुत थोड़ा सा था। गवर्नमेंट जो है पार्टिसिपेट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम कर रही थी। द सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवेज। अब कौन कौन सी जगह थी जहां पे गवर्नमेंट थी? गवर्नमेंट जो थी वो रेलवे में थी, पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिक जो थी यहाँ पे थी, पोर्ट्स वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह में गवर्नमेंट ने जैसे BSNL वगैरह पे कुछ पोर्ट्स वगैरह डेवलप किए, क्योंकि ये सारी चीजें किसको चाहिए था? ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि वो अपने इनपुट्स, अपने रॉ मटेरियल्स आराम से अपने देश तक पहुंचा सके। इसीलिए उन्होंने रेलवे, पावर जनरेशन, रोड्स पे, पोर्ट्स पे काम किया। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी इंडस्ट्रीज की। आई होप आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की क्या कंडीशंस रही हैं। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे विद द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां हम इनके फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें, ये सब हम और जानेंगे। थैंक यू सो मच। लर्न विद अ स्माइल।